नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक ऐसा चीज पढ़ाऊंगा जो 90% लोगों को नहीं पता होगी। क्लियर? तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी फैक्ट यानी भूगोल के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी आपको जानकारी देंगे जो हो सकता है आप लोग पढ़ते होंगे लेकिन 90% लोगों को नहीं पता होगी जानकारी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग 5 मिनट के अंदर जो है मैक्सिमम 5 मिनट में 2 बार इसको क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? अब हम लोगों की यह सीरीज जो फैक्ट वाली ये लगातार चलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा गया है ज्योग्राफी फैक्ट यानी भूगोल के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, पहला है जो है फैक्ट कि दरअसल कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण जो है गंगा की सहायक नदी यानी किससे हुआ है? बूढ़ी गंडक के बहाव से हुआ है। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो मैं बनाया हुआ हूं कई साल, कम से कम 20 सालों के पीवाईक्यू, यूपीएससी के प्रीलिम्स के और यूपीपीसीएस के पेपरों को सॉल्व करने के बाद जो निचोड़ निकला है, उसको निचोड़ से मैंने ये चीजें सारी चीजें तैयार किया है। तो इसको हल्के में ना लीजिए, जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं ये ना सोचिएगा ये चीजें वहां है, ये चीजें उस किताब में। उस चीजों किताबों का निचोड़ है पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन का, यूपीएससी के 20 सालों के पीवाईक्यू का निचोड़ मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस के। क्लियर? तो ये हर एग्जाम के बैकग्राउंड के लिए, आप चाहे जिस बैकग्राउंड के हों, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, सभी वर्ग, सभी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, स्टूडेंट के लिए। क्लियर? तो आइए देखिए, पहला क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कांवर झील जो है, पहले ध्यान रखिए, एशिया की जो है सबसे बड़ी गोखुर झील है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंगा की सहायक नदी यानी कि बूढ़ी गंडक से हुआ है, बूढ़ी गंडक के बहाव से। दूसरा पॉइंट क्या है? कांडला पोर्ट, या ध्यान रखिए, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं या गोला कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांडला पोर्ट भारत का प्रमुख बंदरगाह है जो भारी मात्रा में नमक और सूती वस्त्र निर्यात करता है। क्लियर? कांडला पोर्ट भारत का प्रमुख बंदरगाह है या प्रमुख पोर्ट है कांडला पोर्ट, जो भारी मात्रा में नमक और सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट है कामराज पोर्ट, जिसे एन्नौर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कामराज पोर्ट या एन्नौर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पोर्ट है। याद रखिए, पहला प्रमुख पोर्ट है कामराज पोर्ट या एन्नौर पोर्ट, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पोर्ट है और भारत का पहला और एकमात्र कंटेनर पोर्ट भी है। पहला और एकमात्र कंटेनर पोर्ट भी है, बात ध्यान रखिएगा। कामराज पोर्ट या एन्नौर पोर्ट भारत का एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पोर्ट है और भारत का पहला और एकमात्र कंटेनर पोर्ट भी है कामराज पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, याद रखिएगा। अब देखिए मुंद्रा पोर्ट के बारे में। मुंद्रा पोर्ट भारत का निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट है, ये भी ध्यान रखिए। मुंद्रा पोर्ट जो है भारत का निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, मतलब आर्टिफिशियली बंदरगाह किसे कहा जाता है? चेन्नई बंदरगाह, या फिर उसको मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिए, मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया है। आप विश्वास न हो, पीवाईक्यू अगर आप उठाएंगे तो ये चीजें मल्टीपल टाइम ये चीजें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह या मद्रास बंदरगाह है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद और यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। पहला सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? यह हमने पढ़ा कामराज पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? मद्रास बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। लेकिन इसको पहले लाइन की याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कम से कम 20 बार पूछ चुका है, चेन्नई बंदरगाह या मद्रास बंदरगाह है। क्लियर? उसके बाद देखिए अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, याद रखिए अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर्वत है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान में फ्यूजियामा पर्वत है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, ये बात ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग इस तरफ का देख लेते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, ये बात ध्यान रखिए। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए
पंजाब और हरियाणा, ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। क्लियर? पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र कितना है? शून्य है। ये बात ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का कंटेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के 20 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जो निचोड़ निकला है वो हमारे चैनल पर आप लोग केवल निचोड़ मैं देता हूं। क्लियर? तो लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93 क्षेत्र वन के अधीन है। बात ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है जबकि अंडमान निकोबार में 86.93% भाग पर वन है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल दो आर्द्रभूमियां कौन से? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कई बार पूछेगा कितने आर्द्रभूमियां, कितने वेटलैंड या कितने रामसर स्थल शामिल हो चुकी है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में? तो दो। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में दो आर्द्रभूमियां शामिल है। कौन कौन सी हैं? एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में। दूसरी कौन है? लोकटक झील मणिपुर में। याद रखिएगा, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कितनी आर्द्रभूमियां शामिल है? तो दो आर्द्रभूमियां शामिल है। उसका नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? राजस्थान में। एक लोकटक झील मणिपुर में है। याद रखिएगा, एक केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में, वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और दूसरा है जो है लोकटक झील मणिपुर में है, वो भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। याद रखिएगा। अब देखिए समुद्र में हम लोग थोड़ा और चीजें पढ़ लेते, क्योंकि यहां से ये वाला एरिया से यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुका है। केवल ये वाले एरिया से आप लोग सोचे कितना इंपॉर्टेंट है केवल ये वाला ही, कि समुद्र में जल कितना है? 97% जल समुद्र में है। और स्वच्छ जल कितना है? तो स्वच्छ जल 3% है। बात रखिए, समुद्र मतलब टोटल जल का जितना भी पृथ्वी पर जल है उसका मैं बता रहा हूं, जितना पृथ्वी पर जल है उस समुद्रों में जल कितना है? 97%। और स्वच्छ जल कितना है? 3%। सोचिए 97% जल जो है समुद्रों में है वो खारा जल है जो पीने के लायक नहीं है। केवल 3% जल ऐसा है जो स्वच्छ जल है, जो पीने लायक है या फ्रेश वाटर है। अब देखिए स्वच्छ जल के भाग का कहां कहां पर है? मैंने कहा समुद्रों में जो जल पीने लायक नहीं है, खारा जल है, वो समुद्रों में है 97%, वो पीने लायक बिल्कुल नहीं क्योंकि खारा जल है। स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर केवल 3% है। और 3% किन किन भागों में बटा हुआ है वो देख लीजिए। स्वच्छ जल के भाग का हिम और ग्लेशियरों में कितना है? 75%। सोचिए स्वच्छ जल के भाग का इस 3% का हिम और ग्लेशियरों में 75% है। इसी 3% का मतलब इसी स्वच्छ जल के भाग का 24% जो है भूमिगत जल के रूप में है। इसी स्वच्छ जल के भाग का कई परसेंट 0.03% जो है झीलों में है। इसी स्वच्छ जल के 3% का 0.03% जो है नदी में है। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ से मल्टीपल टाइम कहाँ पूछा हुआ है? यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा है। अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि इसमें इतना है, इसमें अगर आपको यही पता होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर? आइए एक बार क्विक रिवीजन आप लोगों को और करवा देता हूं। देखिए जल्दी से, कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जिसका निर्माण गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के बहाव से हुआ है। कांडला पोर्ट भारत का प्रमुख बंदरगाह है जो भारी मात्रा में नमक और सूती वस्त्र का निर्यात करता है। कामराज पोर्ट या एन्नौर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पोर्ट है। भारत का पहला और एकमात्र कंटेनर पोर्ट भी है कामराज पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह या मद्रास बंदरगाह है। और यह चेन्नई बंदरगाह और मद्रास बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, बात ध्यान रखिएगा। पंजाब और हरियाणा मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है जबकि अंडमान निकोबार में 86.93% भाग पर वन है। ये बात ध्यान रखें। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल दो आर्द्रभूमियां हैं, दो वेटलैंड है या दो रामसर साइट्स हैं। कौन कौन? एक केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, दूसरा लोकटक झील मणिपुर में है। याद रखिएगा, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अब देखिए टोटल जल का जो पृथ्वी पर जल है उसका 97% समुद्र में है, उसका 3% केवल फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक जल है केवल 3% है। अब जो 3% जल पीने लायक है वो कहां कहां किन किन भागों में डिस्ट्रीब्यूट है? यहाँ पर है टोटल स्वच्छ जल 3%। इस 3% का हिम और ग्लेशियरों में 75% है। इसी 3% का
भूमिगत जल में 24% है, इसी 3% का झीलों में 0.3% है, इसी 3% का नदी में 0.03% है। क्लियर। तो दोस्तों ये थी हमारी ओर से क्लास। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिना टाइम वेस्ट के, मैंने 5 मिनट के अंदर कहा था, 2 बार आप लोग को रिवीजन करवा दिया। तो दोस्तों क्लास आप लोगों की यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग यह हमारी ज्योग्राफी की मतलब दूसरी क्लास है फैक्ट की। एक क्लास हमारी ज्योग्राफी फैक्ट की अपलोड हो चुकी है, यह हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए दोस्तों, जो ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया है या पूछा जाता है, या मतलब जैसे कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार विकल्प बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप सोचिए, मैं 20 से 25 सालों का यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद जो वहां से निचोड़ निकला है, तो मैं वहां से निचोड़ जो अपने नोट्स में बनाया हूं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों का कवर करवा रहा हूँ। कम से कम ये 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट में 2 बार मैं आप लोगों का ये चीजें रिविजन करवा दूंगा। क्लियर। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को रिविजन करवा दूं ज्योग्राफी का फैक्ट। देखिए ये ज्योग्राफी का फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या है, बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये बात है, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई बार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिमाग से मिस हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ करवा दिया जाएगा, दिमाग में बिल्कुल सेट करवा दिया जाए। क्लियर। तो देखिए पहला, बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्लियर। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। उसके बाद हिमालय और आल्पस जो है वलित पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हिमालय पर्वत है और जो आल्पस पर्वत है यूरोप में, भारत में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्पस पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। क्लियर। अरावली जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ये बात ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत जो भारत में है, राजस्थान से होते हुए पंजाब हरियाणा में, तो जो अरावली पर्वत वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा फैक्ट क्या है, सॉरी पांचवा फैक्ट, उत्तरी अमेरिका का जो अपलिसियन पर्वत है और रूस का जो यूराल पर्वत है वो पुराने वलित पर्वत है। क्लियर, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का अपलिसियन पर्वत और रूस का यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत है। क्लियर। उसके बाद देखिए, हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी मतलब जो है पैदा की जाती है, यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी पैदा की जाती है, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी, यह बात याद रखिए। क्लियर, क्योंकि ये पीवाईक्यू का निचोड़ निकाल के यहाँ पर लिखवाया गया है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी पैदा की जाती है, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। क्लियर। आपको पता होगा काफी कहां पर होती है, भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाले एरिया में वहां पर होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की जो है 3 फसलें की जाती है। कौन सी? पहला औस, अमन और बोरो बोयर, याद रखिएगा। कहां पर? असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें की जाती है। कौन सी? औस, अमन और बोरो। कई बार पूछ लेगा कि भारत में कौन से ऐसे जगह हैं या कौन सी 3 फसलें किया जाता है, तो आप नाम बताएंगे औस, अमन, बोरो। कौन से 3 जगहों पर आप नाम बताएंगे? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अम्ल वर्षा, देखिए यूपीएससी में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के कारण होती है, बात ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के कारण होती है अम्ल वर्षा। क्लियर। 3-4 बार यूपीएससी में पूछ चुका है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, कई बार ऑप्शन से देके पूछा हुआ है। देखिए, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग जो है बादलों में रसायनों के छिड़काव करके किया जाता है, बात ध्यान। कई बार आर्टिफिशियल वर्षा जैसे आप लोगों को करवाना होगा जो है, तो कैसे किया जाता है? बादलों में रसायनों का छिड़काव करके किया जाता है। अब बात आती है बादलों में कौन से रसायन छिड़काव किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए इन रसायनों में जैसे सिल्वर आयोडाइड शामिल होता है, ड्राई आइस शामिल होता है, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या फिर सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन शामिल होते हैं बादलों के छिड़काव। क्लियर, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग बादलों में रसायनों के छिड़काव के द्वारा की जाती है। कौन से रसायन डाले जाते हैं बादलों में? सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन जो है डाले जाते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, क्षुद्रग्रह।
क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, बात याद है, ध्यान रखिएगा। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन 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 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। जो ज्वालामुखी पर्वत बनता है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं। लावा पठार जो है, देखिए लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती, प्रचुरता मतलब होता है अधिकता, उस चीज का रिचनेस। तो लावा पठार में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल की प्रचुरता या अधिकता होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, याद रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो दरअसल खगोलीय पिंड कहलाते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें ही दरअसल उल्का पिंड कहा जाता है। कई बार उल्का पिंड में कंफ्यूजन होता है तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं को दरअसल उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर। कई बार वो पृथ्वी पर गिरा भी है। आप लोग पता होगा महाराष्ट्र के जो लोनार झील वहां पर बनी हुई है, वहां का पानी जो है अभी आप देखिए हल्का सा रेड या पिंक टाइप किसी टाइप का बदला हो, तो वो वहां पर जो गिरा था यही क्या कहते हैं उसको, उल्का पिंड ही गिरा हुआ था। क्लियर। उसके बाद देखिए काली मृदा, काली मृदा यानी काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। इन्हें ही काली मृदा को रेंगुर मृदाएं कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और काली मृदाएं लावा से बनी होती है, अभी याद रखिएगा। 2-3 बार यूपीएससी के क्वेश्चन में यहां से भी पूछ लिया है, इसलिए मैं इसको यहां में भी शामिल कर दूं। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जब देता है, जब आप लोग क्लैरिटी नहीं होगी, केवल एक बार सरसरी निगाह में पढ़े रहेंगे तो वो चीजें गलत हो जाती है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट फैक्ट बेस में सारी चीज लिखवा दे रहा हूं। जब फैक्ट बेस में लिखा रहेगा तो सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। क्लियर। आइए इसको एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं ताकि दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाए जल्दी से। देखिए बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अरावली जो है, अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका का अप्लेशियन और रूस का यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी पैदा की जाती है जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। उसके बाद देखिए असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें की जाती है, कौन से, औस, अमन और बोरो बोई जाती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO के कारण होती है। क्लियर। अम्ल वर्षा ध्यान रखिए, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो ये इस तरीके का रिएक्शन मतलब दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और तमाम प्रकार के विकल्प याद रहेगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन कुल मिला के समझिए किसके कारण होती है, तो बादलों में रसायनों के छिड़काव के कारण होती है। ये भी मतलब 2-3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ये भी पूछा हुआ है। तो कौन से रसायन का बादलों में छिड़काव किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन मतलब जो है छिड़काव के लिए मतलब वहां बादलों में छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सोडियम क्लोराइड। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, मतलब मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो एस्टेरॉयड वाली पट्टी है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता या अधिकता होती है, रिचनेस होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें दरअसल उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए काली मृदा का रंग काला होता है, आप लोगों को भी पता होगा, इसीलिए काली मृदा को दरअसल रेंगुर मृदा कहते हैं। याद है, कई बार कहा जाता है किस मृदा को रेंगुर मृदा कहते हैं, तो काली मृदा को ही रेंगुर मृदा कहते हैं। उसके बाद देखिए काली मृदाएं किससे बनती है, लावा से बनती हैं। जो ज्वालामुखी के दौरान जो लावा होता है, आप लोग पता होगा महाराष्ट्र में जो ब्लैक में अक्सर मतलब काली मृदाएं पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो वहां कैसे हुआ है, तो दरारी उद्गार से ज्वालामुखी जो निकला है, एक होता है केंद्रीय उद्गार की ज्वालामुखी, एक होता है दरारी उद्गार। तो महाराष्ट्र में जो ज्वालामुखी मैक्सिमम कहते हैं मतलब काल ब्लैक मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, वो वहां दरारी उद्गार के ज्वालामुखी से मतलब वहां की मिट्टी यानी काली मृदा का निर्माण हुआ है। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, यह 5 मिनट के वीडियो में आप लोगों को जाग्राफी का फैक्ट करवा दिया। अब इससे ही अन्य वीडियो रिलेटेड जैसे हिस्ट्री, जाग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी होगा
फैक्चुअल चीजें जो मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया है उसका निचोड़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, यह हमारी ज्योग्राफी फैक्ट वाली तीसरी क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं, यह तीसरी क्लास है। और हम लोग यह, चूंकि ज्योग्राफी का ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है या मिस हो जाता है या हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ज्योग्राफी को यहाँ पर उन फैक्टों को शामिल किया गया है, न केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि एग्जाम में बार बार यानी मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उसका मतलब पीवाईक्यू का निचोड़ निकाल कर यहाँ पर लिखा हूं। क्लियर? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, मैं 5 से 7 मिनट के अंदर इसको जो है 2 बार क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं। क्लियर? जो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हूं जो कई लोगों को नहीं पता होगा या पता होगा तो भूल गए होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के सारी चीजों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट की अधिकतर जनजातियां झूम खेती करती हैं, ये आप लोगों को पता होगा। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट की अधिकतर जनजातियां झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरी किसी, स्लैश किसी या बर्न किसी कहा जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये चीजें नहीं पता होगा। नॉर्थ ईस्ट की अधिकतर जनजातियां झूम खेती करती हैं। झूम खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरी किसी कहते हैं, स्लैश किसी या बर्न किसी कहा जाता है। देखिए, बराक नदी जो है वो दरअसल मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है, ये बात याद रखिएगा। जो बराक नदी है वो मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। कई बार अन्य नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों को दे देगा, तो ये बात नहीं है, केवल आप लोग याद रखिएगा जो बराक नदी है वो केवल मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है, ये आप लोगों को पता होगा, याद कर लीजिए, या कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है। तो जनरली होता है प्रायद्वीप की, जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय एरिया है, प्रायद्वीप की ऊंचाई वो जैसे ही हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर प्रायद्वीप की ऊंचाई लगातार कम होती चली जाती है। क्लियर? तो कुल मिलाके ढलान पर है, इसीलिए नदियां जो है, कुल मिलाके नदियां किस तरीके से पूरब से, आप लोग जानते हैं कि इस तरफ से, मतलब पूरब साइड से नदियां किस तरीके से पश्चिम की ओर नदियां फ्लो करती है, क्योंकि नदियां ढाल को फॉलो करती है, नदियां स्लोप को फॉलो करती हैं, ढलान को फॉलो करती है। क्लियर? बाद में भाई देखिए, पूर्वी घाट की तुलना में जो पश्चिमी घाट होते हैं वो दरअसल ऊंचे और अविरत होते हैं। क्लियर? पूर्वी घाट की तुलना में जो पश्चिमी घाट होते हैं वो दरअसल ऊंचे और अविरत होते हैं। पश्चिमी घाट जो है कुल मिला के समझिए वो काफी ज्यादा, पश्चिमी घाट पर जो पहाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा ऊंची हैं, और पूर्वी घाट में पहाड़ियां हैं लेकिन कम, मतलब पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की पहाड़ियां कम ऊंची है और साथ ही साथ टूटी फूटी हैं। क्लियर? लेकिन पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां हैं वो सतत टाइप की है, मतलब लगातार कंटिन्यूअस पहाड़ियां हैं। क्लियर? ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? अनायमुंडी है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, ये बात याद रखिए। क्लियर? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी है। क्लियर? और दूसरी सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय पठार की डोडा बेटा है, ये बात याद रखिएगा। पूर्वी घाट अविरत नहीं, देखिए जो मैंने अभी बताया, पूर्वी घाट जो है डिसकंटिन्यूअस, मतलब अविरत नहीं है। अविरत मतलब होता है जैसे सतत, जैसे कंटिन्यूअस, लगातार। पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां हैं वो कंटिन्यू, मतलब लगातार हैं। क्लियर? मतलब दर्रों के माध्यम से आप एक पार्ट में दूसरे पार्ट में, एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकते हैं, लेकिन मतलब पूर्वी घाट में ऐसा नहीं। पूर्वी घाट की पहाड़ियां मतलब डिसकंटिन्यूअस है, टूटी फूटी हैं, आप कहीं से भी आ जा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है आपस में नीलगिरी पहाड़ियों में ही आपस मिलते हैं, बात याद रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में ही आपस में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है और 572 द्वीप हैं। क्लियर? याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे क्रिएट हुआ है? तो म्यांमार प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण से, मतलब कन्वर्जेंस के कारण ही अंडमान निकोबार उत्पन्न हुआ है। क्लियर? ये बात आप लोगों को याद रखिएगा, भारतीय प्लेट म्यांमार प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण। और अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर टोटल 572 द्वीप है, 572 आइलैंड है, छोटे बड़े आइलैंड को मिलाकर म्यांमार में। क्लियर?
अब देखिए लक्षद्वीप समूह का पूरा द्वीप जो है प्रवाल निक्षेप से बना है। मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा हुआ है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि दरअसल लक्षद्वीप का पूरा समूह प्रवाल निक्षेप से बना है या कोई अन्य नाम दे देता है। तो आप लोग ये चीजें याद रखिएगा कि लक्षद्वीप समूह का जो पूरा द्वीप है, पूरा आइलैंड, वो दरअसल प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए पंचनद नाम कैसे पड़ा, तो पंचनद नाम जो है पंजाब की 5 मुख्य नदियों, कौन सी 5 मुख्य नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज को दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज को दिया गया है। क्लियर। अब देखिए चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बात याद रखिएगा। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर में कौन सी सबसे बड़ी नदी है, सिंधु। सिंधु की अन्य 5 सहायक नदियां हैं। उसके बाद जैसे आएंगे गंगा उत्तर भारत में, उसके बाद इस तरफ आएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो ब्रह्मपुत्र है, याद रखिएगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं उत्तर भारत की। तो मैं यहाँ पर पढ़ा जस्ट कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत कहाँ से निकलती है यमुना नदी, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, बात याद रखिएगा। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी, सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का स्रोत मतलब कहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं और विसर्प मतलब जो है नहीं बनाती, मतलब एस्चुअरी कुल मिला के समझिए नहीं बनाती है, और ये 12 मासी नहीं है। क्लियर। उत्तर भारत की जो नदियां होती हैं वो कुल मिला के ग्लेशियर से निकलती है, बर्फ पिघलने से निकलती हैं उत्तर भारत की नदियां, इसीलिए उत्तर भारत की नदियां जो है 12 मासी नदियां। लेकिन दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो दरअसल अपना जल जो है, अपना पानी कुल मिला के बर्फ पिघलने से नहीं प्राप्त करती, इसीलिए क्योंकि बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है नदियों में वहीं से बहता है, इसीलिए दक्षिण भारत की नदियां यानी प्रायद्वीपीय नदियां 12 मासी नदियां नहीं है, क्योंकि ये अपना जल ग्लेशियर से नहीं प्राप्त करती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी सेंस में लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि एक सुनिश्चित मार्ग को फॉलो करती है, विसर्प नहीं बनाती है, वे 12 मासी नहीं है। जबकि उत्तर भारत की नदियां 12 मासी नदियां क्योंकि अपना जल ग्लेशियर पिघलने से प्राप्त करती हैं। देखिए भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। देखिए नर्मदा और ताप्ती आप लोगों को पता होगा कि पश्चिम की ओर बहती है, गुजरात साइड की ओर बहती है। यह नदियां जो है नर्मदा और ताप्ती बड़ी बड़ी नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, जो एस्चुअरी बनाती है कुल मिला के समझिए। जबकि जो नदियां प्रायद्वीप से बहती है जो है आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो नदियां डेल्टा बनाती हैं। जबकि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है, ये एस्चुअरी बनाती है। क्लियर। मेघालय की जो खासी पहाड़ी है, याद रखिए मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, बात याद रखिए। कई बार पूछा है कि आप लोगों को पता होगा चेरापूंजी मासिन राम में 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश है, लेकिन मेघालय की किस पहाड़ियों में स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी है मेघालय में। तो ये पता होना चाहिए कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है, तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है चेरापूंजी मासिन राम, और औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। क्लियर। आइए दोस्तों एक बार और फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन आप लोगों को और करवा देता हूं 2 मिनट के अंदर। देखिए नॉर्थ ईस्ट की अधिकतर जनजातियां झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरी कृषि और स्लैश या वर्ण कृषि भी कहा जाता है। बराक जो है मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, मतलब कंटिन्यूअस है यानी लगातार हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, मतलब पूर्वी घाट कुल मिला के समझिए डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। वो मतलब टूटा फूटा हुआ है। लेकिन हम लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पश्चिमी घाट में दर्रों के माध्यम से एक पार्ट में दूसरे पार्ट में आप लोग डांक सकते हैं पहाड़ी को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में ही आपस में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। 572 द्वीप है, छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप है। मैंने आप लोगों को बताया अंडमान निकोबार द्वीप
प्लेट टेक्टोनिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय प्लेट और म्यांमार प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण ही उत्पन्न हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप। अब इधर देखिए, लक्षद्वीप समूह का पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। टोटल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, छोटे बड़े को मिलाकर, तो याद रखिएगा। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज को दिया गया है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखिएगा। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का स्रोत कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि यह सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती है और यह 12मासी भी नहीं होती, जबकि उत्तर भारत की नदियां 12मासी होती हैं। भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती जो है कुल मिला के समझिए विसर्प बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि चेरापूंजी मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ियों पर स्थित है, क्योंकि 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर? तो दोस्तों हम लोग 5 से 7 मिनट में ज्योग्राफी की मतलब फैक्ट को, मतलब मैंने 15-16 फैक्ट को ऑलरेडी मतलब कवर कर लिया इस क्लास में। तो ये हमारी ज्योग्राफी फैक्ट की तीसरी क्लास है। ऑलरेडी मैंने 2 ज्योग्राफी की फैक्ट की क्लास जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।